इस चर्चा से मुझे लगता है हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि 1857 के बाद, मतलब उस बड़ी उथल-पुथल के बाद, भारत में ब्रिटिश राज का ढांचा कैसे बदला और कैसे धीरे धीरे ही सही पर वो विधायी कामों में भारतीयों की भागीदारी की तरफ एक शुरुआत हुई। चलिए, तो फिर 1858 वाले एक्ट से ही शुरू करते हैं। ये तो 1857 के ठीक बाद आया था। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेना और ब्रिटिश क्राउन यानी ताज को सौंप देना। हाँ। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। बिल्कुल। और देखिए, नाम तो था बेटर गवर्नमेंट, पर असल में ये सत्ता का केंद्रीकरण था। भारत का शासन अब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। कंपनी का रोल खत्म, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय हो गया। वो अब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। अच्छा। और एक नया बहुत पावरफुल पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और पार्लियामेंट को जवाबदेह था। उसकी मदद के लिए 15 मेंबर की एक इंडिया काउंसिल भी बनी। और हाँ, 1858 की वो महारानी की घोषणा भी अहम थी। उसमें वादे किए गए थे, जैसे राजाओं के अधिकार का सम्मान, धार्मिक आज़ादी, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। हाँ, वादे तो थे, पर खैर वो एक अलग बात है कि कितने पूरे हुए। तो मतलब पावर सीधी लंदन पहुंच गई, लेकिन फिर सिर्फ 3 साल बाद ही 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ गया। इसमें क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये सोचने वाली बात है। देखिए, 1861 के एक्ट ने विधायी व्यवस्था में, लेजिस्लेटिव साइड में कुछ बदलाव किए। वाइसरॉय की जो काउंसिल थी, उसमें कानून बनाने के काम के लिए कुछ और सदस्य जोड़े गए, 6 से 12 तक। और ख़ास बात ये थी कि इनमें से कम आधे सदस्य गैर सरकारी, मतलब नॉन ऑफिशियल होने थे। नॉन ऑफिशियल मतलब भारतीय हो सकते थे। हाँ, वाइसरॉय उन्हें नॉमिनेट करते थे। तो ये एक तरह से पहली बार था जब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया। बहुत सीमित था, पर शुरुआत थी। और हाँ, बम्बई और मद्रास को उनकी कानून बनाने की शक्ति कुछ हद तक वापस दी गई। थोड़ा विकेंद्रीकरण भी हुआ। अच्छा। वाइसरॉय को नियम बनाने और इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस, मतलब अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिला। पर यह साफ था कि काउंसिल ना बजट पर बहस कर सकती थी, ना ही सवाल पूछ सकती थी। और लॉर्ड कैनिंग की वो पोर्टफोलियो सिस्टम वाली बात भी पक्की हो गई। सही, पर भारतीयों की एंट्री हुई और प्रांतों को थोड़ी शक्ति वापस। अब आते हैं 1892 के एक्ट पर, लगभग 30 साल बाद। इस बीच तो 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी। तो क्या ये माना जाए कि ये एक्ट कांग्रेस के दबाव का नतीजा था? हाँ, देखिए, कांग्रेस की स्थापना और जो बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना थी, उसका असर तो था। स्रोत भी यही इशारा करते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से धीरे धीरे चीजें बदलना चाहती थी। तो 1892 के एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल्स में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या फिर बढ़ाई। सेंट्रल में 10 से 16 हो गई। और क्या अधिकार बढ़े? हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया और वो एग्जीक्यूटिव से सवाल भी पूछ सकते थे। हालांकि सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछ सकते थे और बजट पर वोट करने का अधिकार भी नहीं था। अच्छा, सवाल पूछ सकते थे पर फॉलो अप नहीं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात, एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। मतलब चुनाव शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर कुछ नॉन ऑफिशियल सीटें अब नॉमिनेशन के जरिए भरी जानी थी, जिसमें कुछ खास बॉडीज जैसे यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह की सिफारिश लगती थी। तो सीधा चुनाव नहीं, पर सिफारिशों के आधार पर नॉमिनेशन, चुनाव की तरफ एक बहुत छोटा कदम कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों एक्ट्स को साथ देखें, 1858 में सीधा क्राउन का कंट्रोल, 1861 में भारतीयों की बहुत सीमित एंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, और फिर 1892 में उन अधिकारों में थोड़ी बढ़ोतरी और अप्रत्यक्ष चुनाव की हल्की सी झलक। हाँ, एक पैटर्न तो दिखता है धीरे धीरे बदलाव का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रशासन कैसे बदल रहा था और प्रतिनिधित्व का आइडिया, चाहे कितना भी सीमित क्यों न हो, धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था।